Welcome back. मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। आज हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन के लिए विभिन्न विधियां यूज़ की जा सकती हैं। तो जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं डायलिसिस, अपोहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म फिल्ट्रन, अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन, अति सूक्ष्म अपकेंद्रण। सबसे पहले अपोहन, डायलिसिस। The process of separating the particles of colloid from those of crystalloid by means of diffusion through a suitable membrane is called dialysis. तो आप लोगों को पता है कि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े साइज़ के होते हैं, 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच का उनका साइज़ होता है, जबकि क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स छोटे होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इस विधि में एक मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं जिससे कि क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू अ पार्चमेंट और सेलोफेन मेम्ब्रेन व्हाइल द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन पास थ्रू इट। तो ये जो अपोहन या डायलिसिस का मेथड है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि यदि हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेलोफेन मेम्ब्रेन जैसे कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं तो उसमें से कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, जबकि जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं जैसे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं वो आसानी से पास हो सकते हैं। The impurities slowly diffuse out of the bag, leaving behind pure colloidal solution. तो जो छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो आराम से डिफ्यूजन के थ्रू आपके जिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बने बैग का आप यूज़ कर रहे हैं उस मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स, लेकिन जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उसी बैग में रह जाएंगे और वो प्यूरिफाई हो जाएंगे। The distilled water is changed frequently to avoid accumulation of the crystalloids, otherwise they may start diffusing back into the bag. तो इस मेथड में आपने पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बने बैग का यूज़ किया है जिसमें कि कोलॉइडल पार्टिकल्स इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो उसको डिस्टिल्ड वाटर में डाल करके डिफ्यूजन प्रोसेस किया जा रहा है जिससे कि उसके अंदर की इम्प्यूरिटीज़ बाहर के डिस्टिल्ड वाटर में आ जाए। लेकिन यदि आप डिस्टिल्ड वाटर को चेंज नहीं करते हैं टाइम टू टाइम तो क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इम्प्यूरिटीज़ का और वो वापस पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू आपके डायलिसिस बैग में एंटर कर जाएंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बार बार जो डिस्टिल्ड वाटर है उसे चेंज कर दिया जाता है। डायलिसिस कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग HCl फ्रॉम FeOH थ्राइसोल। फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलॉइडल सॉल्यूशन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिमूव करने के लिए भी डायलिसिस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। ये डायग्राम है जिसमें ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक चैम्बर है या एक कंटेनर है जिसमें क्रिस्टलॉइड इम्प्यूरिटी के साथ कोलॉइडल सॉल्व मौजूद है। ये जो कंटेनर है वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेलोफेन मेम्ब्रेन के द्वारा बना हुआ है और इसके चारों तरफ डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है एक कंटेनर में। तो समय के साथ साथ जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो डिस्टिल्ड वाटर में पास होती चली जाएंगी और इस डिस्टिल्ड वाटर को समय के साथ चेंज करना होगा। फिर आपको जो आपका डायलिसिंग मेम्ब्रेन के अंदर आपको प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस, विद्युत अपोहन। Electrodylisis is the method for the purification of colloidal salt containing excess amount of electrolyte. यदि कोलॉइडल सॉल्ट में बहुत ही अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हैं तब इलेक्ट्रोडायलिसिस विधि का यूज़ किया जाता है। From semi-permeable membrane, a bag is made
It is filled with colloidal salt and suspended in fresh water. ये अभी जो पिछली मेथड में हमने देखा वही इस मेथड में भी यूज़ किया जा रहा है। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग यूज़ किया जा रहा है जिसके अंदर आपका इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन भरा जाएगा और फिर उसे फ्रेश वाटर में रखा जाएगा। The electrolyte particles pass through the membrane and the colloidal salt is left behind. अब इसमें से जो इम्प्यूरिटीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स हो सकते हैं वो मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं और लास्ट में प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ अप्लाइड दैट मेक्स मूवमेंट ऑफ आयंस। तो हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं वो बहुत जल्दी मूवमेंट करते हैं और आपको प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलता है। ये डायग्राम है एन apparatus फॉर द इलेक्ट्रोडायलिसिस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोडायलिसिस के लिए जो apparatus यूज़ किया जाता है उसका रे डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं एक कोलॉइडल सॉल्यूशन का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग है और चारों तरफ डिस्टिल्ड वाटर है। वाटर के लिए इनलेट और आउटलेट है, यानी पानी एक बार आप भर सकते हैं और उसमें जब इम्प्यूरिटीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो उसको बाहर निकाल भी सकते हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया गया है एनोड और कैथोड का। पिछले डायग्राम के समान ही है लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया गया है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, वो आसानी से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बहुत ही जल्दी बाहर निकल आएंगे और आपको प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। आर्टिफिशियल किडनी मशीन, ये एक एग्जाम्पल है डायलिसिस प्रोसेस का। द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस इज़ द आर्टिफिशियल किडनी मशीन यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होने वाला आर्टिफिशियल किडनी मशीन जो है वो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है। पेशेंट्स ब्लड, आर्टीरियल ब्लड पास थ्रू सेलोफेन कॉइल्स, आइडियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर हीमोडायलिसिस। तो जो पेशेंट का इम्प्योर ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड है, उसे सेलोफेन कॉइल्स के थ्रू पास किया जाता है। सेलोफेन कॉइल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के समान काम करते हैं जो कि हीमोडायलिसिस करेंगे। सेलोफेन पास यूरिया, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स बट डोंट पास प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। तो ये जो सेलोफेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू यूरिया और ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट जैसे छोटे पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा के प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जैसे बड़े पार्टिकल्स उसमें से पास नहीं होते हैं। प्योर डायलाइज्ड ब्लड एंटर्स द बॉडी अगेन थ्रू अ वेन। तो इस डायलिसिस की प्रोसेस के बाद, इलेक्ट्रोडायलिसिस के प्रोसेस के बाद जो ब्लड प्योरीफाई हो जाता है वो बॉडी में फिर से एक वेन के थ्रू एंटर करता है। यहाँ आप एक डायग्राम के थ्रू इसे समझ सकते हैं। एक पेशेंट है जिसमें से एक सेलोफेन कॉइल के थ्रू उसका आर्टीरियल ब्लड पास हो रहा है। किस में पास हो रहा है? हीमोडायलिसिस की मशीन में पास हो रहा है। फिर वहाँ पर प्यूरिफिकेशन डायलिसिस का प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद वो वापस दूसरे नस के थ्रू पेशेंट की बॉडी में प्योर ब्लड एंटर कर रहा है। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Soil particles directly pass through ordinary filter paper because their pores are larger than the size of soil particles. जो साधारण फिल्टर पेपर है उसमें मौजूद पोर्स, जो छिद्र हैं, उनका साइज़ लगभग 1 माइक्रोन के बराबर होता है, जो कि कोलॉइडल सॉल्ट के कोलॉइडल पार्टिकल्स के साइज़ से बड़ा होता है। इसलिए ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कोलॉइडल पार्टिकल्स उसमें ईजीली पास हो जाएंगे, फ़िल्टर नहीं कर सकते आप। The pores of the ordinary filter paper are made smaller by soaking the filter paper in a solution of gelatin or collodion and subsequently hardened by soaking in formaldehyde.
तो अब आपको करने की क्या ज़रूरत है कि जो साधारण फ़िल्टर पेपर का जो छिद्र है, पोर है, उसका साइज़ छोटा हो जाए। तो अभी साइज़ छोटा कैसे किया जाता है? सबसे पहले फ़िल्टर पेपर को जेलेटिन या कोलोडियन के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, डुबाया जाता है, भिगोया जाता है और उसके बाद उसे फिर फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में भिगोया जाता है, जिससे कि वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। The treated filter paper may retain colloidal particles and allow the true solution particles to escape. तो अब ये जो फ़िल्टर पेपर हमें प्राप्त हुआ है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ हो सकता है। उसमें साइज़ पोर का घट चुका है, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल सॉल्ट को जब आप फ़िल्टर करेंगे तो कोलॉइडल पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर में रह जाएंगे, जबकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएंगे। ये है डायग्राम। एन apparatus फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए ये एक रे डायग्राम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें कि 2 चैम्बर्स बनाया गया है। चैम्बर बनाने के लिए मेम्ब्रेन का यूज़ किया गया है। ये मेम्ब्रेन कौन सा है? वही सिंपल फिल्टर पेपर जिसको कि जेलेटिन या कोलोडियन में डिप करने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड में डिप किया गया है, तो उसके पोर के साइज़ छोटे हो गए हैं। तो जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो कि बड़े आकार के पार्टिकल्स हैं, आपको फिगर में दिख रहे होंगे, वो फ़िल्टर पेपर से पास नहीं हो पा रहे हैं, जबकि छोटे आकार के पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर से पास हो जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा अपकेंद्रण। The salt particles are prevented from setting out under the action of gravity by kinetic impact of the molecules of the medium. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपको पता है कोलॉइडल पार्टिकल ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्शन मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम के पार्टिकल्स के साथ और स्वयं के साथ टकराते हुए जिगजैग फैशन में बढ़ते हैं आगे, तो इसे ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। तो ब्राउनियन मोशन या जो काइनेटिक मोशन है पार्टिकल्स का, उसकी वजह से वो नीचे सेटल कंटेनर के बॉटम में सेटल नहीं होते हैं। The setting force can be enhanced by using high-speed centrifugal machines having 15,000 or more revolutions per minute. तो अब अगर आपको उन पार्टिकल्स को, कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेटल करना है जो कि नॉर्मली सेटल नहीं होते हैं खुद से, तो आपको एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन की ज़रूरत होगी, अपकेंद्रण मशीन की ज़रूरत होगी, जिसका स्पीड 15,000 या उससे अधिक रिवोल्यूशंस पर मिनट RPM हो सकता है। इस डायग्राम में आप देखिए, पहले टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उसमें हर साइज़ के पार्टिकल्स मौजूद हैं। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आप देखिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करने पर जो बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर के पार्टिकल्स सबसे पहले सेटल हो जाते हैं। फिर थर्ड ट्यूब में देखिए ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा है बाकी पार्टिकल्स की तुलना में, तो वो सेटल हो गए। जो लिक्विड पोर्शन है उसे दूसरे टेस्ट ट्यूब में पास किया जाता है। तो फिर जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब है उसमें आप देखिए कि ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े साइज़ के होने के कारण वो पहले सेटल हो जाते हैं। फिर जब वो बचे हुए लिक्विड को नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में पास किया जाता है और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, तो बचे हुए छोटे साइज़ के पार्टिकल्स भी सेटल हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली किया क्या जाता है कि पहले आपने कोलॉइडल सॉल्ट लिया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो बड़े आकार के पार्टिकल्स होंगे वो सेटल हो जाएंगे। फिर जो लिक्विड पोर्शन बचेगा उसको नेक्स्ट टाइम फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए दूसरे कंटेनर में लेंगे, फिर बड़े साइज़ के पार्टिकल सेटल हो जाएंगे और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते लास्ट में आपको पूरा ही कोलॉइडल पार्टिकल्स या कोलॉइडल सॉल्ट सेटल हो जाएगा। थैंक यू।